नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं चौथा जनन स्वास्थ्य के बारे में, और इसमें जनसंख्या के बारे में नियंत्रण बताया जाएगा और स्वच्छता के बारे में बताई जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए इसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। और इससे पहली क्लास हो चुकी, छोटी क्लास हुई थी। अब इसमें देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। देखिए, किसी भी देश के लिए जनसंख्या अधिक होना, उसके राजस्व पर अधिक प्रभाव पड़ना, क्योंकि सरकार को स्वच्छता का ध्यान रखना है, शिक्षा का ध्यान रखना है, और जन्म दर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये सभी जो प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर कम जनसंख्या होगी तो विकास अच्छा हो सकता है। हम उदाहरण अपने घर का ले सकते हैं। अगर हम लोग 5 लोग हैं तो अच्छा खाना खा सकते हैं, अपेक्षा 10 लोगों के। अगर 10 लोग हैं तो उनकी अपेक्षा हम अच्छा खाना खा सकते हैं। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अच्छा खाना खा सकते हैं। जैसे ही किसी के 5 बच्चे हैं तो वो स्कूल में भेजेगा और 10 बच्चे वाला भेजेगा तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? ना वो अच्छी शिक्षा दे सकता है, ना अच्छा पढ़ा सकता है, और ना ही उन्हें अच्छा पहना सकता है। तो यहाँ हम जो बस पाठ में पढ़ेंगे वो जनसंख्या वृद्धि को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गांव में या कहीं जो पिछड़े एरिया हैं, आजकल तो सभी गांव मॉडर्न की तरफ हैं, सब लोग समझदार हैं। जो नेट इंटरनेट के द्वारा जो चीज़ें समस्याएं पहुंची हैं उनसे सभी लोग जो है वो जागरूक हुए हैं। और सरकार के द्वारा जैसे कि कल्याण योजना के तहत हो या नियोजन योजना के तहत हो, तो कई ऐसे सरकार प्रोग्राम भी चला रही है जिनसे लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक रूढ़वादियां हैं या जो कि संतानों को ईश्वर की देन मानते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। उन्हें जागरूक होना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। क्योंकि आप प्रगति तभी कर सकते हैं जब आप शिक्षित हैं। और शिक्षित होने का मतलब ये है कि हर चीज़ ग्राउंड में आपको जानकारी हो। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के बारे में। जैसे कि इससे पहले की जानकारी आपको पिछली क्लास में मिली थी। तो आप पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण को। जैसे कि लिखा है कि अधिक जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति पर रोक लगा सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी गांव में 50 लोग हैं और एक दूसरे गांव में 100 लोग हैं, तो और उतनी ही खेती उनके पास है, इतनी ही खेती हमारे पास है, ग्राउंड की बात करते हैं, तो वो 50 लोग ज्यादा उन्नति करेंगे क्योंकि ज्यादा अनाज पैदा करेंगे, खाएंगे कम तो बेचेंगे ज्यादा। दूसरे गांव में 100 लोग हैं, उतनी ही खेती उनके पास है, तो वो खाएंगे ज्यादा बेचेंगे कम, तो उन्नति किसकी होगी? 50 लोगों की होगी। तो वैसा ही देश का हिसाब है कि अधिक जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति पर रोक लगा देता है, जिसका सीधा प्रभाव देश के स्रोतों पर आता है। भाई, सरकार स्वास्थ्य केंद्र खोलती है, शिक्षा केंद्र खोलती है, अगर नहीं खोलेगी तो जनता अशिक्षित रहेगी, जनता बीमार रहेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जनता को केंद्र खोलने पड़ते, इससे सरकार का पैसा उनमें लगता है। सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को कमी लाना आवश्यक है। अगर सभी को अच्छी सुविधाएं देनी है तो जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। ये बात सभी लोग समझे, ठीक है। अब बात करेंगे कि कुछ उपाय भी हैं भाई कि जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए। उसके कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, एक कानून बनाया गया था 1976 में, जो कि 42वां संशोधन था। जैसे कि 1972 में कानून बनाया, वो 76 में कानून बनाया गया था, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए
विधानसभा और संसद में एक कानून का अधिकार है जिसके द्वारा वो क्या जनसंख्या को रोकने का अधिकार दिया है उन्होंने। इसमें 42वें संशोधन में व्यवस्था के बारे में। शिक्षा के द्वारा लोगों को जनसंख्या वृद्धि के विषय में होने वाले भयंकर परिणामों के बारे में बताया जाए, जिससे वो अशिक्षित लोगों को रूढ़वादिता तथा धर्म अंधता का प्रसार न हो। यानी कहने का मतलब है, जो हम लोग पुराने समय में जी रहे थे वो बदलाव किसके द्वारा आया? वो शिक्षा के द्वारा आया। अब जैसे कि पहले हम लोग किसान खेती हल से, लकड़ी के हल से करते थे, बैलों के द्वारा होती थी, तो किसान शिक्षित हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर, सिंचाई के नए साधन विकसित हुए। तो इसी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम अशिक्षित लोग हैं, रूढ़वादी में ढके हुए हैं या धर्मांधता का मानते हैं, उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो क्या कर सकें? जनसंख्या को नियंत्रण कर सकें। क्या कर सकें? जनसंख्या को नियंत्रण कर सकें। अब बात करेंगे परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम। देखिए, सरकार बहुत से परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रही है, जिससे द्वारा जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य, प्रसव की व्यवस्थाएं और बहुत से अनेकों का। अब ग्राम समाज की अगर बात की जाए तो आशाएं हैं और एएनएम की प्रशिक्षण दिया जाता है, गांव में बताया जाता है, मलेरिया के बारे में बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो काम करती है, जो उसमें करने वाले कर्मचारी हैं वो काम नहीं करना चाह रहे। वो ग्राउंड पर अगर काम करें तो समाज अधिक जागरूक हो और वो अधिक विकसित हो। तो अब इसे देखेंगे, परिवार कल्याण के बारे में अब हम पढ़ेंगे। परिवार कल्याण को सीमित रखने हेतु परिवार कल्याण को यानी परिवार को सीमित रखने हेतु लोगों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में रुचि बढ़ानी चाहिए। और ये रुचि कब पड़ेगी? जब सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताएं। कि जैसे कि लोग उस समय नसबंदी के बारे में बहुत डरते थे। अब लोग जानते हैं कि नसबंदी कराने से उन्हें लाभ क्या है, कि अधिक बच्चों की संतानों को रोका जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो परिवार कल्याण के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे? फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार शादी विवाह के बाद फैमिली प्लानिंग करता है। तो उसके बारे में, मानव एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सोशलाइज मनुष्य कह सकते प्राणी है। मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है, यानी इकाई को कहते हैं यूनिट। मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। जनसंख्या की इकाई होता है। मानव जनसंख्या को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतानों की उत्पत्ति को कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए, जो संतानें हैं वो अधिक उत्पत्ति न हो और परिवार सीमित हो, उसी को परिवार नियोजन कहा जाता है। यानी उस फैमिली प्लानिंग में दंपतियों को ये पता होता है कि परिवार में बच्चों की संख्या कितनी रखी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परिवार का हम खर्चा कितना उठा सकते हैं। अधिक संतानें होंगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अधिक संतानें होंगी तो वो उन्हें ना अच्छी शिक्षा दे सकते, ना उन्हें अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते। तो इसलिए के लिए फैमिली प्लानिंग में उन्हें पता होता है कि परिवार को नियोजित कैसे रखना है। अब परिवार नियोजन की विधियां भी पढ़ेंगे आप कि भारत में परिवार नियोजन की विधियां कैसी हैं। भारत में परिवार नियोजन केंद्र बने हैं, ठीक है।
भारत में सरकार ने परिवार नियोजन के केंद्र बनाए हैं। केंद्रों के द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की विधियों की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यानी उन्हें बताया जा रहा है कि जागरूक किया जाता है कि परिवार नियोजन की कैसी कैसी विधियां हैं, उनके बारे में उन्हें बताया जाता है, जिसमें संतानों की उत्पत्ति विभिन्न विधियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी पर इसमें विधियां ऐसी हैं, एक विधि नहीं है, अनेक विधियां हैं, उनके द्वारा ये बताया जाएगा कि आप संतानों को की संख्या को कम कैसे कर सकते हैं। संतान नियंत्रण कहलाता है, जिसे हम जैसे कि विधियां जो है इसके द्वारा हम संतान को कम कर सकते हैं, वो विधियां क्या कहलाएंगी? संतान नियंत्रण कहलाती है, जिन्हें गर्भ निरोधक युक्तियां या विधियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें जो संतानों को रोकने का काम करती हैं, अधिक संतानें ना, गर्भ निरोधक युक्तियां कही जाती हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक के निम्न गुण होते हैं। पहला क्या है? निरोधक आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, कि मार्केट में या जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, उन पर आसानी से उपलब्ध हो। उसके बाद क्या हो? ये सस्ते हो, सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध मिले। गर्भ निरोधक के इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम हो। दूसरा है आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ताओं की सभी हितों को पूरा करता हो, यानी उसमें कोई साइड इफेक्ट ऐसा ना हो जो खाने वाला वो परेशानी में आए। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे, परिवार नियोजन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इसे पढ़ेंगे, परिवार नियोजन को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक विधियां और ये बाधा विधियां, और इसे 2 भागों में बांटा गया है, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। इसमें क्या है? प्राकृतिक रूप से इसमें कोई दवा नहीं दी जाएगी या कुछ भी नहीं खाया जाएगा या कोई भी इस्तेमाल नहीं होगी, जो प्राकृतिक विधि कहलाएगी। इसमें क्या है? इसमें रासायनिक विधि में इसमें टैबलेट मेडिसिन होते हैं। इसमें आप जैसे कॉन्डम्स, टी, कॉपर टी आदि का प्रयोग किया जाता है। इनको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आप पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियों, जैसे कि बताया था कि परिवार नियोजन में 2 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, जिनके द्वारा आप संतानों को नियंत्रित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था प्राकृतिक विधि और बाधा विधियां। ये प्राकृतिक विधियां पढ़ेंगे जिसमें जो पुराने समय से चली आ रही हैं, और इसमें आप पढ़ेंगे जो नए जमाने की मॉडर्न विधियां हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियां। देखिए, प्राकृतिक विधियों के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ये विधियां जो हैं वो कई प्रकार के हैं। देखिए, प्राकृतिक में ऐसी ऐसी विधियां हैं, जिसमें क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जाता है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या करते हैं? प्राकृतिक विधि में अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकने का कार्य करते हैं। अब इसमें प्राकृतिक विधि में पहली विधि पढ़ेंगे, आवृत्ति विधि। इस विधि में क्या है? मानसिक चक्र का ध्यान रखा जाता है, और ये बताया जाएगा कि 7 सप्ताह प्रेगनेंसी वो क्या ना मानसिक चक्र आने से कैसे होता। देखिए, इस विधि में स्त्री के मानसिक चक्र के परिवर्तन के समय के आधार पर किया जाए। इसे तब सुरक्षित समय माना जाएगा जब इसके मानसिक धर्म की शुरुआत से 1 सप्ताह पहले और मानसिक धर्म शुरू होने की 1 सप्ताह के बाद सुरक्षित समय माना जाता है। उस समय क्या है कि महिलाएं गर्भ को धारण नहीं कर सकती हैं। कब? 1 महीना पहले और 1 महीना बाद इसके मानसिक चक्र के, जैसे कि मानसिक चक्र चल रहा है, इससे 1 सप्ताह पहले और फिर या 1 सप्ताह
1 सप्ताह और 1 सप्ताह बाद, ये सुरक्षित समय है ये। और इसके मानसिक चक्र। अब बात करेंगे संभोग व्यवधान। इसमें क्या है, ये सबसे पुरानी विधि है कि जब निषेचन की क्रिया कोई भी व्यक्ति करता है तो पुरुष के शुक्राणु संभोग के समय स्पर्म को निकलने से पहले ही वो शिशन को योनि के बाहर निकाल लेता है, जिससे कि स्पर्म जो है उसकी गर्भाशय में ना पहुंच पाए। तो क्या करता है, वो संभोग के समय स्पर्म को पहले ही शिशन को बाहर निकाल लेता है। किससे? इस योनि से बाहर निकालता है, जिससे कि स्पर्म उसके यूट्रस के अंदर ना पहुंच सके। ठीक है, ये समझ लिया। संभोग व्यवधान में क्या किया, ये सबसे पुरानी विधि है। इसके बाद पढ़ेंगे स्तनपान। देखिए, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके लगभग 5 से 6 महीने तक महिला के अंदर जो अंडाशय है उसमें अंडाणु बनते ही नहीं है। लगभग हर किसी में तो नहीं कह सकते, कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन लगभग में 6 माह तक जो है अंडाणु प्रसव के उपरांत जब बच्चा जन्म ले, क्योंकि बच्चा क्या करता है, शिशु अपनी माँ का दूध पीता है, यानी प्रसव के दौरान वो जो है शिशु स्तनपान करता है, जिससे कि 6 माह तक अंडोत्सर्जन तथा मानसिक चक्र प्रारंभ नहीं होगा। हाँ, और मानसिक चक्र भी प्रारंभ नहीं होगा। निषेचन की क्रिया लगभग ना के बराबर हो जाती है। ये प्राकृतिक विधि है। जैसे कि प्राकृतिक विधि में क्या, शुक्राणु और अंडाणु को संपर्क में आने से रोका जाता है। इसमें आवर्ती विधि में क्या है, पहले जो है मानसिक चक्र से 1 सप्ताह पहले और एक मानसिक चक्र के 1 सप्ताह बाद ये सुरक्षित समय माना जाता है। इसमें लगभग ना के बराबर निषेचन की संभावना रहती है। संभोग व्यवधान में क्या किया जाता है, स्पर्म निकलने से पहले योनि से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि स्पर्म उसका अंदर ना जा सके। फिर भी इसमें क्या रहता है, निषेचन की क्रिया ना के बराबर हो जाती है। स्तनपान को समझिए। स्तनपान क्या है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है प्रसव के द्वारा तो वो अपनी माँ का दूध पीता है। दूध पीने के दौरान क्या है, ना तो अंडाणु बनेंगे और ना मानसिक चक्र प्रारंभ होगा। जब मानसिक चक्र नहीं बनेगा, ना अंडाणु बनेंगे तब तक निषेचन की संभावना ना के बराबर होती है। अब इसे पढ़ेंगे बाधा विधियों के बारे में। इस विधि में अंडाणु और शुक्राणु के पास आने से रोका जाता है, यानी उसको मिलने से रोका जाता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के पास आने से उसे रोका जाता है। इस विधि को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए हो या पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए उपलब्ध है। इसे बाधा विधि को 2 भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक है और दूसरी रासायनिक। यांत्रिक विधि में क्या करेंगे, जैसे इसमें कॉन्डम्स पढ़ेंगे, कॉपर टी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, रासायनिक औषधियां हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं और भी कई तरीके की टैबलेट्स वगैरह, माला डी है, ये चलाए जाते हैं। इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए अब रासायनिक विधियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। रासायनिक विधियां क्या है, ये जो विधियां हैं जिसमें क्या योनि में क्रीम, जेली और गोलियां आदि लगा दी जाती हैं, जिससे शुक्राणु को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नाशक पदार्थ भी कह सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि भाई, जैसे रासायनिक से मतलब है कि जो गोलियां या दवा या जो भी चीजें बनी, प्रोडक्ट बना है, वो रासायनिक से बना है। इस विधि में योनि में संभोग से पूर्व, यानी सेक्स करने से पहले विभिन्न प्रकार के, यानी कई प्रकार की जेली, फोम, गोलियां आदि लगा दी जाती हैं, जिससे शुक्राणु को नष्ट कर दिया जा सके, यानी शुक्राणु को नष्ट किया जा सके, जिसे शुक्राणु नाशक पदार्थ भी कहा जाता है। ये पढ़ेंगे आप किसके अंदर, रासायनिक विधियों के अंदर। अब पढ़ेंगे आप यांत्रिक विधियां। इन विधियों द्वारा शुक्राणु को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। शुक्राणु को कहाँ जाने से रोका जाता है, अंडवाहिनी में, गर्भाशय। ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि शुक्राणु
शुक्राणुओं को गर्भाशय और अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। जैसे इसमें कॉन्डम्स, कॉपर-टी, ग्रीवा टोपी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? यांत्रिक से मतलब आता है किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना। इस्तेमाल किसका कर सकते हैं? कॉन्डम कर सकते हैं, कॉपर-टी कर सकते हैं, ग्रीवा टोपी कर सकते हैं। ये आपको यांत्रिक विधि पड़ी और ये रासायनिक विधि। ठीक है, ये इसमें क्या किया जाता है? गोलियां, और इसमें कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है यांत्रिक। अब ये बात समझिए, हार्मोनल गर्भ निरोधक ये क्या है? ये गोलियां होती हैं, जैसे कि देखिए गर्भ निरोधन की अति सरल विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर यूमेरस के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? कुछ गोलियों का सेवन करती हैं जिसके द्वारा गर्भ को रोका जा सकता है, यानी जायगोट को बनने से रोका, निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा, किसकी? प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन यानी इसमें एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथ से, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, FSH और LH का स्राव जो है वो घट जाता है, क्योंकि ये अंडाणु और यानी जो निषेचन की क्रिया में जो भी अंडाणु वगैरह बनते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन? LH और FH, जिससे कि इसे गोलियां खाने से ये क्या, इनका स्राव घट जाता है। और ये निकलते कहाँ से हैं? पीयूष ग्रंथ से। कोई भी अगर ये क्वेश्चन करता है कि पीयूष ग्रंथ से, नहीं सॉरी, FSH और LH कहाँ से निकलते? पीयूष ग्रंथ से निकलते हैं, और इनका कार्य क्या है? अंडों की वृद्धि करना। ठीक है, एक्स, महिला के गर्भाशय में एक्स को बनाना जिससे अंडाशय निष्क्रिय हो जाए। अब यह क्या है? जब ये इसका स्राव जो है वो कम हो जाता है, निकलने की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होगा? अंडाशय क्या है? निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय यानी खत्म तो नहीं कह सकते, निष्क्रिय हो जाता है, जो अंडाणु को नहीं बनाता है। और ये जो इस प्रकार की गोलियां हैं, वो गोलियां कहाँ मिलेंगी? चिकित्सा के केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जैसे कि मालाडी गोलियां, जो कि मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहाँ पर? स्वास्थ्य केंद्रों पर। इसमें क्या है? हार्मोनल गर्भ निरोधन क्या है? इसमें महिलाओं के द्वारा गोलियों का सेवन किया जाता है, जिसमें किसका? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा जो कैसी होती है, जी मात्रा को घटा देते हैं। कौन सी? ये गोलियां खाकर। जिससे क्या होता है? अंडाशय कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। जब वो निष्क्रिय हो जाएगा तो निषेचन की क्रिया संभावना ना के बराबर हो जाती है। और ऐसी गोलियां कहाँ मिलेंगी? आपको स्वास्थ्य केंद्र पे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो कि मालाडी के नाम से गोलियां मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। ये मालाडी जो गोली का सेवन जो करते हैं, तो महिलाएं यानी प्रेगनेंसी बंद होने के बाद, यानी मासिक चक्र के बाद 21 दिनों तक सेवन करती हैं, फिर 7 दिनों के बाद छोड़ देती हैं, जिससे कि मासिक चक्र शुरू हो सके। यानी इसका 21 दिन सेवन होता है। एक सहेली नाम की गोली आती है, जिसे सप्ताह में सिर्फ एक बार लिया जाता है, और ये लखनऊ में बनी है, यूपी में लखनऊ में बनी है इसका। ठीक है, तो आज की क्लास ही, इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हार्मोनल गर्भ निरोधन क्या है? इसमें क्या एक गोलियां खाई जाती हैं महिलाओं के द्वारा, जो FSH और LH के स्राव को कम कर देती हैं, जिससे क्या अंडाशय कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होने के बाद निषेचन की क्रिया ना के बराबर होती है। और ये जो गोलियां हैं वो प्राथमिक केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होती हैं, जैसे कि मालाडी, और जो सहेली है वो सप्ताह में एक बार खाई जाती है, और मालाडी जो है वो 21 दिन खाई जाती है, और 7 दिनों पर ये छोड़ दी जाती है, जिससे कि मासिक चक्र हो सके। ठीक है, आज के लिए क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों।